नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। चुनावी नारों पर घमासान आखिर क्यों और किन नेताओं को, किस पार्टी को चुनावी जो नारे हैं उनसे दिक्कत है और है तो क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। और नेताओं के बिगड़े बोल और खास तौर पर अहंकारी बोल, क्या है इनके मायने और क्यों फिसलती है नेताओं की जुबान, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ में। साथ ही साथ गारंटी को पुख्ता करने के लिए क्या है कांग्रेस का नया सियासी हथकंडा, इस पर बात करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में धुआंधार रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने भरी हुंकार। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एनडीए नेताओं ने भी ठोकी चुनावी ताल, तेज किया चुनाव प्रचार। झारखंड में पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की पुख्ता तैयारियां। दूसरे चरण के प्रचार में उतरे अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेता। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण और चुनावी नारों पर गरमाई सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे और एमवीए नेताओं ने बटोगे तो कटोगे नारे को बताया समाज को बांटने वाला। तो बीजेपी का पलटवार, पूछा मुस्लिम एकता के समर्थन में जारी फतवों पर चुप्पी और देश की एकता की बात का विरोध। डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या। कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद खान के बिगड़े बोल। एचडी कुमारस्वामी पर की नस्ल भेदी टिप्पणी। जेडीएस ने मांगा इस्तीफा। वक्फ बोर्ड से किसानों को मिली नोटिस को लेकर भी जमीर पर लगा था बड़ा आरोप। और चुनावी वादों की गारंटी को पुख्ता साबित करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में उतारे अपने मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा यह गारंटियां नहीं, झूठ का पिटारा। तो सबसे पहले चुनावी नारों पर घमासान, आखिर क्यों मचा हुआ है चुनावी नारों पर घमासान और इन नारों से आखिर कुछ पार्टियों को क्या दिक्कत है। क्या इन नारों का जो असर है वो जनता के बीच में जा रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो चुनावी घमासान है उस पर उसका असर आ रहा है, इसकी बात करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में चिमूर, सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में 3 बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत एनडीए के तमाम नेता राज्य में जारी प्रचार को और धार दे रहे हैं। तमाम मुद्दों के बीच मुस्लिमों को 10% आरक्षण की मांग का मुद्दा भी महाराष्ट्र चुनावों में बड़ी सियासी हलचल की वजह बना है। बीजेपी ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया है और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी के नारे एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता इन नारों को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। तो बीजेपी नेताओं का सवाल है कि मुस्लिम एकता के समर्थन में जारी फतवों पर चुप्पी और देश की एकता की बात का विरोध डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। खबर है कि महाराष्ट्र में 180 मुस्लिम तंजीमों ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी किया है। झारखंड में लोहरदगा के जमीयत उलमा का मुस्लिमों को इंडी गठबंधन को वोट देने की हालिया अपील भी मीडिया की सुर्खियों में है। मुस्लिम संस्थाओं और उलेमाओं के फतवों और अपीलों पर इंडी गठबंधन में खामोशी है, लेकिन हिंदू एकता की बात करने पर उन्हें परेशानी है और कई बार देश की एकता की बात करने पर भी परेशानी है। ये सवाल लगातार बीजेपी भी उठा रही है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां उनकी महाराष्ट्र में है और आज भी उनकी लगातार रैलियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी कार्यों में बाधा डालने का काम करती है और इसमें वो सिद्धहस्त है। कि सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये आघाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं। ये कौन सी बात है? चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। क्यों? यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आघाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं चला तो पीएम सेफ रहने की बात कर रहे हैं। तो नारों पर जो घमासान है उस पर सियासी हलचल है और क्या कुछ कहते हैं संजय राउत, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एकजुटता की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी से मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। तो जिस तरह से आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और हमें एक रहना है, एकजुटता ही हमारा संकल्प है। तो इसको लेकर के दरअसल एमवीए और कांग्रेस में खासी परेशानी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा खुद समाज को बांटने और काटने का काम करती है। वो हमको कह रहे और अभी कोशिश कर रहे कि हिंदू मुसलमान में बांटने का, शेड्यूल कास्ट में बांटने का, ओबीसी में बांटने का, ये बांटने का काम वो कर रहे हैं। बांटोगे बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले खुद ही बांट रहे, खुद ही काट रहे लोगों को। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि इंडी और महाविकास आघाड़ी वोट बैंक के लिए भाईजान की बात करते हैं, लेकिन दरअसल उनका काम बांटना है। इंडी अलायंस या एमवीए ये केवल वोट बैंक के भाईजान की बात करती है। 180 मुस्लिम तंजीमों ने फतवा जारी किया और बोला एमवीए के लिए वोट महाराष्ट्र में करो, 10% मुस्लिम आरक्षण लेना है। अब उसके बाद झारखंड में भी जमीयत उलेमाए झारखंड का एक फतवा जारी हुआ है कि इंडी गठबंधन को ईमान के लिए वोट करना है। ये धर्म के आधार पर जो ये वोट जिहाद की अपील और फतवे जारी हो रहे हैं, ये सेकुलर है खड़गे जी के लिए, परंतु गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु संतों को सांप्रदायिक बोलेंगे।
बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे सेफ रहोगे, इसको सांप्रदायिक बोलेंगे और योगी जी को आतंकी बोलेंगे। एजेंडा साफ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, समझना चाहेंगे दरअसल इन तमाम जो ये दो नारे हैं कम से कम, इसको लेकर के एक खासा जिसको कहते हैं कि जो पूरा चुनाव है वो ऐसा लगता है कि नारों के बीच में सिमट कर रह गया है, फॉर एंड अगेंस्ट। किस तरह से पब्लिक इसको देखती है और किस तरह से नेता इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो नारे इस वक्त लगे उससे पहले अगर थोड़ा पीछे हम जाएं, लोकसभा चुनाव अगर देखें तो उस वक्त नारा लगा था संविधान बचाओ, और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से जो है संविधान बचाओ नारे को लेकर खासतौर पर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी और इंडी अलायंस जो है वो मुखर रहा था। और उसके बाद जिस प्रकार से आंकड़े हमने देखे, हालांकि इस नारे की गांठ जो है इस बार हम ये कह सकते हैं, और जितने भी राजकीय पंडित है महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि इस नारे की गांठ जो है अब महायुति के पास है, बीजेपी के पास है। जिस प्रकार से ये नारा लगाया जा रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और साथ ही साथ बटोगे तो कटोगे जो नारा योगी द्वारा लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा माहौल जो है महाराष्ट्र के राजनीति का इस नारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा थी कई सारे विषय दरअसल यही समझना चाह रहे हैं शिशिर आपसे कि ये इतनी छटपटाहट क्यों है एमवीए और कांग्रेस में इन नारों को लेकर के? उनको लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएगा? देखिए उनके ऊपर हालांकि आरोप बीजेपी द्वारा लगाया गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है राजनीति करना चाहती है, जाति जाति में विभाजन करना चाहती है, यह आरोप जो है बीजेपी ने उस पर लगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का जो एक व्यक्तित्व था कि जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि आरक्षण को मिटाना चाहिए, राहुल गांधी जो कि विदेश में जाकर कहते हैं कि आरक्षण जो है वो हटना चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी सेटबैक जरूर दिखाई दे रहा है। और एक रहोगे सेफ रहोगे नारे की वजह से ही कांग्रेस को शायद ये हम कह सकते हैं कि उसके थोड़ी सी उनको थोड़ा सा नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक रहा है। जिस प्रकार से हमने परसेंटेज देखा लोकसभा इलेक्शंस में, फिर चाहे वो दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो या फिर हम देखें माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण जिस प्रकार से किया गया था, लेकिन इस बार वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसीलिए इस बार जो है एक रहोगे सेफ रहोगे जो नारा महायुति द्वारा दिया गया, बीजेपी द्वारा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को खल इसीलिए रहा है कि उनकी जो वोट लामबंद किए थे शायद अब कहीं ना कहीं उनके हाथ से ना छूट जाए। ये भी एक उसमें सबसे बड़ी बात कह सकते हैं। जी, एक बात मैं और थोड़ा शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से दरअसल चुनाव के नतीजे बताएंगे कि ये नारे कितने चले, लेकिन फिर भी आप लगातार वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, तमाम स्टोरीज कवर कर रहे हैं, उस दौरान आपको ये लगता है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है या जो आम जो जनता है वो किस तरह से देख रही है इन नारों को और इस पूरे चुनावी समीकरण को? देखिए जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है तो ये नारे कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तबका जो है वो इस नारे को ठीक तरीके से जानता है कि इसके पीछे का क्या मकसद है, इसके पीछे का क्या संदेश है। लेकिन इस वक्त जो है वो लोग कहीं ना कहीं काफी चुप्पी साधे हुए हैं कि हालांकि उनका रुझान किस तरफ है। हालांकि इसका परिणाम हमने हरियाणा के इलेक्शन में जरूर देखा, लेकिन महाराष्ट्र में हालांकि उसी प्रकार का सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। लोग इस वक्त नहीं कह रहे हैं कि उनका रुझान किस तरफ है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये नारे लोगों से उठे हुए लोगों के लिए उठाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि संदेश काफी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के नेता, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस पार्टी के लोग हार की हताशा में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है। इसलिए मुझे आपको यहां बताना पड़ता है। आपका स्वागत है। याद होगा 3 दिन पहले मैंने प्रेस किया था किस तरह से जमायत उलमा हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटर होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान, महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे,
समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है। हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। यह हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। अब ये देखिए, जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का, क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी पूरी हुई, अब छोटा नागपुर की कहानी भी रखना जरूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं, मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक में जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ कानून लाकर घुसपैठिए के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उस सिलसिले में जमायत उलमा झारखंड से मशविरा के बाद जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुनहिद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट दें। तो ये पूरा झारखंड की कहानी है। मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया। महाराष्ट्र की प्रियंका गांधी लड़ रही हैं वायनाड में, जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भिड़ी हुई है। यह आरोप हमने नहीं लगाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग, जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। और आज इतने साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, न समझती है न सुधरती है। ऐसे ही तत्वों के बहाने चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। यह है कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया गठबंधन की सच्चाई। The BJP is very clear that the Congress party is conspiring with all the conservative element, divisive element in the Muslim communities for the sake of vote, because they are apprehensive about imminent defeat. हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये हो रहा है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में जब प्रधानमंत्री थे, सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है, तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो
गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। The BJP would like to emphatically state from its national platform that any attempt to weaken or snatch away the rights of genuine OBC, extremely backward OBC, to favor Muslim communities for vote bank would be opposed tooth and nail. ये बात हम कहना चाहते हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी का ये तमाशा चल रहा है, तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते हैं, और ये मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय को विस्तार से अब संजय बाबू ने मुझे एक कमाल की चीज दिखाई है। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए, ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? हमें ट्रस्ट करिए वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। मतलब ये है इनकी सोच। मैं तो मांग करूंगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। एक बात जो मुझे और बहुत महत्वपूर्ण उठानी है, और आज का समय है, राहुल गांधी ने कहते हैं कि हम बिल्कुल सीमा खत्म कर देंगे रिजर्वेशन की, और उनके पूरे मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए, क्या मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट स्टेटस का राइट रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क स्ट्रेट अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड फ्रॉम द इंडिया गठबंधन whether the benefit of scheduled caste will also be given to people from the Muslim community? ये बात आज उठाना इसलिए जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं मिलता है, उनको लोकसभा में और एमपी में भी सीटें रिजर्व रहती हैं। रघुनाथन कमीशन ने कहा कि जो है सबको दे दीजिए एससी, कोई कन्वर्टेड है उसको भी एससी का स्टेटस दे दीजिए। आपको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950, उसमें लिखा हुआ है कि द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन शैल बी अवेलेबल ओनली टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख को जोड़ा गया क्योंकि व्यापक परिधि में वो आते हैं। इसका कारण क्या था? हमेशा समझिए, हमारे आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन दिया गया उनको जंगल से शहर में लाने के लिए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो सैकड़ों वर्षों से उनके साथ विभेद किया गया, अपमानित किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके मुआवजे के रूप में यह दिया गया है। इसलिए उसमें हिंदू लिखा हुआ है। क्या अब आप सबको देंगे? बीजेपी शेड्यूल कास्ट में हिंदुओं के पक्ष में जो आरक्षण है उसको छीनने का प्रयास किया जाएगा, इसका पूरा विरोध करेगी। यह संवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह हो नहीं सकता।
आपको हम बताएं, ये लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ मेरा कानून से संबंध है, आप जानते ही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस केस है, सुसाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ध्यान आया, हमने कहा चर्चा कर दूं। उसमें एक शेड्यूल कास्ट के सज्जन कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में और रेलवे की बड़ी नौकरी ले लिया रिजर्व कोटा से। उसको चैलेंज किया गया, वो हार गए मद्रास हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का शायद 86 का जजमेंट है, बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। जब तक आप ये स्थापित नहीं करिएगा कि कन्वर्ट होने के बाद भी आप उन्हीं डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं जो आप हिंदू समाज में सफर करते थे, तब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये देश का कानून है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबको आरक्षण देंगे। फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अति पिछड़े के अधिकारों को अगर वोट बैंक के नाम पर छीना जाएगा मुस्लिमों के पक्ष में, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और अगर शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को शामिल करके उनके अधिकारों को लिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? आप लोग कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आरक्षण कितना मिलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए, यह उस राज्य की आबादी पर निर्भर करता है, शेड्यूल कास्ट की। और किस जिले में मिलेगा उस जिले की आबादी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्टोरल रिजर्वेशंस सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, ओबीसी को नहीं है। तो अगर आप उन्हें ओबीसी एससी बनाएंगे तो आप वो अधिकार छीनेंगे, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। तो राहुल गांधी ना होमवर्क करते हैं, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, खाली संविधान की लाल किताब लेके चलते हैं। कितना समझते हैं उसको, ये तो अलग बात है। तो आज चूंकि उनकी डिमांड के आलोक में इन विषयों को उठाना जरूरी था। मित्रों, एक अंतिम विषय कहना है। कर्नाटक से खबर आई है कि वहां कॉन्ट्रैक्टर के भी रिजर्वेशन में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। हमारे बिहार में एक भाषा होती है, संजय समझेंगे, बिहारी पत्रकार समझेंगे, चलो बढ़ा के हचका बचा के। हाँ, तो नौकरी पर कम थी क्या कि ये हमारे पास आया है कि खबर है कि सिद्धारमैया सरकार पब्लिक टेंडर में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मकसद से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन कर रही है। हल्ला हुआ तो कहा डिमांड तो है, हमने अभी रोका हुआ है। आप देख रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए कमाल है, कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B में बांटा गया है। कैटेगरी में एक में 391 जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम की 17 जातियां हैं, वहां 4% रिजर्वेशन है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और मुसलमानों की 19 जातियां हैं, जहां 15% आरक्षण दिया जाता है। और कैटेगरी 2B में सारे मुस्लिम्स को आरक्षण दे दिया गया। तो कर्नाटका कमाल का स्टेट है कि वोट बैंक के लिए कहां चले जा रहे हैं। तो अब उससे संतुष्ट नहीं थे तो ठेकेदारी में भी आपको आरक्षण मिलना चाहिए। यह सारा काम देश को तोड़ने का हो रहा है वोट बैंक के नाम पर। द बीजेपी वुड लाइक टू emphatically say that all this be done to weaken the country, to divide the country, just for vote bank politics. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं उसको कमजोर करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं संविधान बचाने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, वुमेन एम्पावरमेंट आर्टिकल 15 में आता है, 3 तलाक उसमें आता है। ये सारी बातें संविधान के अंतर्गत में है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये और प्रासंगिक है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही विघटनकारी
तत्वों जो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक नहीं जा सकते, चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतना सफाया हो रहा है, फिर भी कांग्रेस 1950 मॉडल पे ही चल रही है। हाँ, या कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो शाहबानो प्रकरण था 1986 का, तो जो कांग्रेस 86 में जहां थी वही 2024 में है, ये तो हम कह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। देवेंद्र परासर। तो आप देख रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर कि वो तमाम जब बात फतवों और अपीलों का समर्थन करती है, लेकिन जब देश की एकता की बात आती है तो उस पर उनको घबराहट होती है, वो उस पर चिंता जताते हैं। और उनका कहना है, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि जो अपीलों और फतवों की जब बात होती है तो जानबूझकर इस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब एकता की पर परेशानी होती है लेकिन फतवों और अपीलों पर उनको चुप्पी रहती है। इस तरह तमाम सारे और विषय भी उन्होंने उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन काम कर रहा है और इस तरह के तमाम विषय वो लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के विषय पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको जो अभी जो आरक्षण लागू है SC, ST और OBC के लिए, ये दरअसल उसमें सेंध मारने की कोशिश है और इसको बीजेपी कभी होने नहीं देगी। और इसके साथ ही साथ हम बात करें कि दरअसल नेताओं के अहंकारी बोल किस तरह से बिगड़ रहे हैं कर्नाटक से लेकर के, और तमाम जगहों पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और क्या कुछ है इस खबर पर हम इसकी बात करेंगे और इसमें चर्चा में भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत GS जुड़ेंगे, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरअसल, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम इस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और नेताओं के अहंकारी बोल, इस पर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक के चर्चित मंत्री जमीर अहमद खान का कुछ जलवा अलग है। उनके लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी भी कोई अहमियत नहीं रखते। जमीर अहमद खान ने कहा कि कालिया कुमारस्वामी बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक है। कुमारस्वामी के ऊपर दिए गए इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने छोटी मानसिकता वाले इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीएस ने कांग्रेस पार्टी के नेता की नस्लीय टिप्पणी को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की है। जानकार मानते हैं कि कुमारस्वामी को लेकर जमीर अहमद खान अपने समाज में भ्रम फैलाते हैं कि वे कौम के बारे में गलत धारणा रखते हैं। सवाल यह है कि क्या जमीर अहमद खान कर्नाटक में मुस्लिम वोट के ठेकेदार बन गए हैं या पार्टी ने उन्हें कौम का नेता बनाने की कोशिश की है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के जमीन विवाद के मामले में जमीर अहमद खान का नाम सुर्खियों में आया था। कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में 300 से ज्यादा किसानों को वक्फ बोर्ड के मिले नोटिस के बाद इस विवाद में पार्टी की खूब किरकिरी भी हुई थी। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल धरने पर बैठे किसानों को आश्वस्त करके आए तो आनन फानन में सिद्धरमैया सरकार ने किसानों की जमीन का म्यूटेशन चेंज करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लोगों में भड़के गुस्से से घबराई कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में जमीर अहमद को पूरी तरह से दूर कर दिया। उपचुनाव में पार्टी के वर्कर्स ने भी जमीर अहमद खान को प्रचार से दूर रहने की सलाह दी। सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल की चर्चा के साथ ही किसानों की जमीन हड़पने की घटना में क्यों तेजी आई। जमीर अहमद अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय से मिलकर पार्टी की चर्चा करते हैं लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहते हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों है, इसका जवाब बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर देते हैं। जावड़ेकर का आरोप है कि मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के कारण सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ने मुनबम वक्फ लैंड इशू पर चुप्पी साध रखी है। प्रियंका गांधी
वायनाड लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं और इसी क्षेत्र से कई किसान वक्फ बोर्ड की नोटिस को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वक्फ संशोधन 1995 और 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया है कि वो किसी की जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। सवाल यह है कि केरल के 1000 से ज्यादा चर्च क्रिश्चियन समुदाय के किसानों की जमीन हड़पने की शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ दोनों गुटों ने मुंह बंद कर रखा है। इसकी वजह क्या है? फिर अगर पीएम मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, तो इससे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिक्कत क्यों है? क्या बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ के नारे से इंडिया गठबंधन में बेचैनी है? क्या वक्फ के नाम पर जमीन अहमद खान जैसे नेता और उलेमाओं को वोट जिहाद के लिए प्रेरित किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। और चुनावी नारों पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी प्रवक्ता, आइए आपको सुनाते हैं। कि ये किस तरीके ये हीन भावना भी दिखाता है। कांग्रेस पार्टी के कल नेता जमीर अहमद ने कर्नाटक में अपने विरोधी के साथ काले शब्द का प्रयोग किया था, जो एक नस्ल भेदी शब्द है। आज ये कुत्ते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो हीन भावना को दर्शाता है, जो भी इनको वोट नहीं करता। इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता है। जो इनसे विरोध करेगा, इनसे विरोधाभास करेगा, उनके खिलाफ ये हीन भावना रखेंगे। और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अगर ये बयान जानबूझकर दिया गया है तो यह गलत है। कालिया कुमार साहब, मैं इससे असहमत हूँ और हो सकता है कि बाई स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। अगर ये राजतंत्र दिया है तो गलत बात है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का कहना है कि देश तलवार के दम पर नहीं, संविधान से चलता है। विचार नहीं प्रकट करते हैं, व्यवहार में भी वो लोग डायरेक्ट एक्शन किए हैं। देश की आजादी के समय कश्मीर में, केरल में, पश्चिम बंगाल में ये लोग करने वाले लोग हैं, लेकिन जानते हैं देश तलवार की ताकत से नहीं चल रहा, देश संविधान की ताकत से चल रहा है। और संविधान ने इतना पावर दे रखा है कि ऐसे जहरीली जुबान वालों पे कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो इस विषय पर खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, प्रशांत जीएस हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल लाल जुड़े हैं, विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले अगर हम आपके पास आएँ और ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये बिगड़े बोल हैं या अहंकार के बोल हैं, इसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का नस्लीय टिप्पणी दरअसल कहीं ना कहीं इस बात का बोध दिखाता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। और इसके साथ ही साथ जब हम बात इस तरह के नारों की करते हैं तो उसको लेकर बेचैनी क्यों है? निखिल, हमारे आपकी इस रिपोर्ट से अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, जिसमें उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी, उसके एक तरह से वो हाईलाइट किया है, उन सब इशू को, कर्नाटक को भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो जब इस बात को कह रहे थे कि कर्नाटक में आपने किस तरह से एक वोट बैंक और वोट के परस्ती में आपने पूरे के पूरे कम्युनिटी को हाशिए पे ला दिया है, अदर कम्युनिटी मुसलमान के सिवा, माइनॉरिटी के सिवा, ये आपने क्यों लाया है? तो इसका जीता जाता उदाहरण जो है आपके सामने में जमीर अहमद खान है। ये जमीर अहमद खान जो चर्चा में आए हैं, ये आज एक पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुमारस्वामी, उनके बारे में जो नस्लीय टिप्पणी की है वो बात अलग है। उससे अलग उनका देखिए कि उनका रुतबा देखिए कि कर्नाटक में अभी 300 से ज़्यादा किसान अगर सड़क पे हैं तो वो सिर्फ जमीर अहमद खान के कारण है। वो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं और उनकी ये दबंगई है कि जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले को लेके कि हमारी ये ज़मीन है और उसको नोटिस भेज दिया जी, और 300 किसान अपने मालिकाना हक को खो देंगे क्योंकि वक्फ की नोटिस आ गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जमीर खान है और ये वोट की सियासत है। यही सवाल करते हुए जब प्रकाश जावड़ेकर आज ये सवाल पूछ रहे थे, वायनाड से वो पूछ रहे थे कि आप ये बताओ कि पूरे वसी वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, जी तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है, राहुल गांधी की रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं,
किसी ने वहाँ केरल में जो 300 परिवार जो है क्रिश्चियन परिवार है वो धरने पे हैं, उनको वक्फ बोर्ड ने नोटिस पकड़ा दिया है, उसके बारे में किसी ने चर्चा की? क्योंकि उनके सपोर्ट में वहाँ जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग है, तो वो बोल नहीं सकते। आपने कल राहुल गांधी के रोड शो आपने देखा होगा, सारे झंडे हरे झंडे से अटे पड़े थे, कहीं कोई तिरंगा नहीं था। तो ये सब चीज़ देश को समझने की ज़रूरत है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब आप वोट की सियासत में अलग अलग खांचे में वोट बैंक की सियासत करेंगे तो उसमें देश का नुकसान होता है। और जमीर अहमद खान जैसे नेता पैदा होते हैं जो कोई एक फर्जी कानून के आधार पर किसी को भी नोटिस पकड़ा सकते हैं, किसी को भी कालिया कह सकते हैं, किसी को भी नस्लीय टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, राहुल लाल, आपसे समझना चाहेंगे कि ये दरअसल जैसे हम देखते हैं कि कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है और जब जिसको कहते हैं कि बोल बिगड़ जाते हैं रैलियों के दौरान, बातचीत करने के दौरान, लेकिन इसमें इस बयान में जो जमीर अहमद खान का है, इसमें अहंकार की बू ज़्यादा आ रही है, इसमें नस्लीय उच्चता की, उससे नस्लीय श्रेष्ठता की बू आ रही है। और साफ तौर पर जिस तरह से जो ये बयान दिया उन्होंने और उससे पहले जो उनके कार्य रहे हैं, जिस तरह से अभी विनोद जी ने बड़ा विस्तार से बताया, हमने अपनी खबर में भी बताया कि किसानों को एक के बाद एक नोटिस, तमाम जगहों पर तो कर्नाटक में मारपीट की स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि कब्जा करने के लिए पहुंच गए थे जो नगर निगम के लोग थे, निगम के लोग थे और वक्फ बोर्ड के लोग थे जमीनों पर। निखिल जी, बड़ा ध्यान से मैं आपके प्रश्न को भी सुना है और मैंने विनोद जी को भी सुना है बहुत ध्यान से। देखिए, जो जमीर अहमद जी का जो बयान है, प्राथमिक तौर पर उसका समर्थन कौन कर सकता है? किसी को भी उसके रंग के आधार पर टिप्पणी करने का समर्थन कहीं से भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो उनके बयान की स्थिति है। लेकिन जमीर अहमद ने वो बयान दिया क्यों? देखिए, जो कुमार स्वामी जी हैं वो एक तरह से नस्ल भेदी टिप्पणी करने के लिए और तमाम अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करने में उनको भी महारत हासिल है, जो केंद्रीय मंत्री हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा जो है कि जमीर अहमद जी को बौना जमीर अहमद बौना, चूंकि उनका कद थोड़ा छोटा है तो जमीर अहमद को बौना बौना बोलते रहते हैं। हालांकि जमीर अहमद को बौना का जवाब जो है कि कालिया के माध्यम से नहीं देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से लेकर के कहीं भी ये देखिए, इस तरह की बातें जब आप करेंगे तो सबूत मांगे जाएंगे। इससे पहले कभी भी नहीं सुना और इस बात को जीएस प्रशांत जवाब देंगे इसका। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बात कहें उसके पीछे आप बिना सबूतों के, बिना गारंटी के, जो आप कह रहे हैं ना कांग्रेस की गारंटी, तो कम से कम गारंटी दे दीजिए। जी निखिल जी, देखिए निखिल जी अभी सुनो, पक्षों के साथ आया हुआ और एक चीज और बता दूं, प्रशांत जी है यहाँ पे पुष्टि 2019 में कुमार स्वामी जी ने प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर दी थी। उस समय वो मुख्यमंत्री पर, उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री 10-10 बार पाउडर लगाते हैं। तब उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजू काग, विधायक इस बात से खैर चलिए, अगर हम आपकी बातों को सही भी मान लें, अगर हम आपकी बातों को सही भी मान लें, तो मैं जानता हूं कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, जितनी पुरानी टिप्पणियां हैं, आप उनको लेकर के आके इस टिप्पणी को सही नहीं ठहरा सकते। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस बात को मान लीजिए। नहीं, तो ये सारा आप सीधे कहिए कि ये आप उस बात की भर्त्सना करिए, आप बताइए ये गलत है, कांग्रेस पार्टी को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। आप कम से कम इस बात पर खेद व्यक्त कर सकते थे। आप तो बता रहे कि नहीं, इसके पहले देखिए कुमार स्वामी खुद बड़े इस तरह की पार्टी देते रहे, इस तरह की बातें करते रहे, इसलिए आप उनको सही ठहरा रहे हैं। निखिल जी देखिए, निखिल जी मैं सही नहीं बात तो सुनो। ठीक है, मैं जीएस प्रशांत कुछ कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं। राहुल लाल जी अपनी बात रखिएगा, जीएस प्रशांत कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन ले। जी, पहला अभी एक कांग्रेस नेताओं का मानसिकता कहां से आता है, ये तुष्टीकरण राजनीति करके आता है। क्योंकि जमीर अहमद खान को पता है वो कालिया के या मौत का सौदागर कहे या नीच कहे या चाय वाला कहे, कांग्रेस का हाईकमांड जो है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम पे है उधर प्रेसिडेंट करके, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पता है तुष्टीकरण वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए जमीर अहमद खान को पता है उसका वोट चाहिए, उसका वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है। तो इसीलिए जो भी शब्द वो यूज करेंगे, कांग्रेस हाईकमांड उससे सम्मत है। ठीक है, इसीलिए तो जब सैम पिट्रोडा ने ऐसा वाक्य दिया था कि क्या बोला था सैम पिट्रोडा, क्या नॉर्थ ईस्ट भाई बहन चाइनीज जैसा, जी महाराष्ट्र लोग अरब जैसा, नॉर्थ इंडियन लोग गोरे जैसा और साउथ इंडियन लोग अफ्रीका जैसा।
ऐसा मुद्दा बनाया था सैम पिट्रोडा ने। कांग्रेस ने क्या किया, इलेक्शंस के टाइम पे उसको वो पोस्ट से हटाया, इलेक्शंस होते ही तुरंत उसको प्रमोशन दे दिया, क्योंकि 2 देश आप चलाओ। ओवरसीज कांग्रेस कमेटी में जो 5 देश देख रहे थे, अभी 10 देश देखो करके। मतलब कांग्रेस का मानसिकता है कि ये जो ब्रिटिश का मानसिकता था वही है, जो भारतीयों को सम्मान ना दे। उसके अब ये मुस्लिम लीग जो था जिन्ना का, उधर से उठ रहा है अभी तुष्टीकरण का राजनीति करके। जमीर अहमद खान को यही मानना है कि हमको कौन पूछने वाला है, इधर जो हम कहे वही होगा, क्योंकि कांग्रेस को उसका वोट्स चाहिए। वोट्स के लिए कुछ भी कहे कांग्रेस हाईकमांड चुप रहेगी। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे राहुल लाल से। आपकी बात का जवाब लेंगे राहुल लाल से। राहुल लाल, फिर बात वहीं पर आ गई कि दरअसल कांग्रेस का जो उनके शीर्ष नेता है ना, चाहे राहुल गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो, उनकी तरफ से दरअसल प्रश्रय मिला हुआ है और इसलिए ये अहंकार के बोल निकल रहे हैं। नहीं, देखिए निखिल जी, हमें नहीं लग रहा कि किसी स्तर पे उन्हें कोई प्रश्रय प्राप्त है और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे मैं कहीं से सहमत नहीं, उल्टे मैं तो प्रशांत जी को याद दिला रहा था और भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो कुमारस्वामी जी ने टिप्पणी की थी, उनके रंगभेदी टिप्पणी थे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कब कुमारस्वामी से माफी मांगेगी? और प्रधानमंत्री जी ने तो देखिए सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह दिया था, क्या वो नस्लभेदी टिप्पणी नहीं थी? तो जो भारतीय राजनीति में भाषाई गरिमा अलग अलग पार्टियों के द्वारा गिरी है, इस बात से मैं सहमत हूं और नहीं गिरनी चाहिए। अगर चुनाव प्रचार इस प्रकार के बिना भाषाई गरिमा के गिराए भी किया जा सकता है। ठीक है, आपकी बात जो आदर्श वाली बात है, देखिए राहुल गांधी बात ठीक है, खुद उकसाने का काम करते हैं। साफ बात बताइएगा राहुल जी, जो अभी एक बात सुनो, अभी एक बात सुनो, जो क्रिकेट खेलता है, प्रोफेशन से जुड़ो आपने, राहुल लाल जी कुछ प्रोफेशन से जुड़ो जी। आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ बात होते रहता है। हम ये नहीं बोल रहे थे कि सोनिया गांधी इटाली में क्या कर रहे थे, हम वो बात नहीं किया। हम वही बोल रहे थे कि अभी सोनिया गांधी राहुल गांधी के पूरा सम्मति है ये वाक्य बोलने का जहीर अहमद से। वो जो भी काम करते वो काम का अगेंस्ट नहीं है। ये जो मुद्दा अभी जमीर खान ने बताया है, ये साफ साफ गांधी परिवार का ही कहने पे होता है, क्योंकि उसका वोट बैंक राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे। हम इस विषय से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखिए क्योंकि राहुल लाल मैं दरअसल मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस पर विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। दरअसल एक चीज और भी है इस पर, राहुल लाल ये कहना कि इसके पहले किसने क्या टिप्पणी की थी, बैठ के उसकी फहरिस्त गिनाने से आज वाला जो हुआ है वो कम नहीं हो जाएगा। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं और इसलिए इस तरह की आदर्शवादी बातें करना कि देखिए उन्होंने तो कहा था नहीं होना चाहिए लेकिन कह दिया, उसकी भर्त्सना करिए, सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए, उसमें सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। लेकिन विषय हमारा सुनिए, अभी सोनिया गांधी सुनिए आप दोनों लोग सुनिए, दरअसल विषय केवल अरे सुनिए राहुल लाल, कांग्रेस वालों ने सब चीज के लिए राहुल लाल और प्रशांत जी, मैं आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो विषय है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फिर ये जब जाएगा तब मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी जाएगा राहुल लाल, 300 किसानों को जो नोटिस गई उस पर भी जाएगा और फिर नोटिस कहा कि वो नोटिस वापस ली जा रही है, आज तक नोटिस वापस नहीं हुई, म्यूटेशन पर गया, सुनिए उस पर भी जाएगा और बात फिर इस पर भी जाएगा कि कटोगे बटोगे ये जो नारा है इससे आखिर इतनी परेशानी क्यों है। मैं इसमें बीच में लेकर के आ रहा हूं विनोद मिश्रा को। विनोद मिश्रा, परेशानी किस बात की है? नहीं, मैं राहुल जी का सुन रहा था, बहुत आदर्श की बात कर रहे थे। प्रशांत जी जो जवाब उनसे सवाल पूछा है उसका वो जवाब देना नहीं चाह रहे, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि उससे आगे बढ़ जाए। राहुल जी आप एक मिनट सुनिए, आदर्श की बात आप बहुत कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया जो आप निकाल के आते हैं। अभी पार्लियामेंट में सीधे संसद में लोकसभा की चर्चा में अनुराग सिंह ठाकुर ने सिंपली राहुल गांधी से तो जात पूछ लिया था कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जात गणना चले हैं। इसको एक बड़ा रिमार्क माना गया और इसको एक इस तरह से हंगामा हुआ पार्लियामेंट में कि इसको लेके लगा कि पूरा सपा और कांग्रेस पार्टी ने एकदम लगा कि ये कितना बड़ा अपमान है। और एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को आप कालिया कह दें, कालिया और भी कह लें कालिया कुमारस्वामी, बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये आपकी एक नफरती सोच है। जितनी नफरत बीजेपी को लेके है
उतनी नफरत आपको आज की तारीख में कुमारस्वामी को लेके है, ये बताता है। रही बात, आपके सवाल को और जवाब देते हैं, आप किस किस का जवाब दीजिएगा। आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये जो गेरुआ वाला है उसको सीएम नहीं होनी चाहिए, सीएम वाला लोग तो सफ़ेद वस्त्र में आते हैं। तो इस देश में क्या वो सीएम वाले वस्त्र सफ़ेद पहन के कितने भी बड़े मर्डरर हो, कितने भी बड़े वो अपराधी हो, अगर वो चुनाव जीत के आ जाए तो सीएम बन सकता है। लेकिन एक योगी जो सन्यासी है, जो देश के निष्ठा के साथ एक शुचिता और पवित्रता के साथ काम करता है, तो उसको वस्त्र को लेके आपको प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ तक आप इस नफरत को बचाएंगे और उसका जवाब देंगे? ये नफरत की मानसिकता इसलिए है कि आपने कभी इस सनातन और उसकी परंपरा को कभी केयर ही नहीं किया। आपने केयर जो किया है वो सिर्फ अपने वोट बैंक को लिए किया है। आज जो आरोप लग रहे हैं आप पे, आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए या झारखंड में चले जाइए, सीधे सीधे इस नारे का जवाब आपको नहीं मिल रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आपको इसके नारे का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप इसको कम्युनल बता रहे हैं, आप इसके दूसरे इस मुद्दे पे ला रहे हैं। यही चीज आप यूपी में देख लीजिए, एक नया पोस्टर छपवा रहे हैं। तो ये जो नफरती आपकी सोच है, अहंकार, वो इसलिए है कि आपको लगता है कि मुस्लिम आबादी जहां जहां 20% 15% के इसमें आया, उसको आप एक सिक्योर वोट मानते हैं, और जहां आपको हिंदू वोट में डिवाइड करना हो तो उसको आप सत्ता की गारंटी मान लेते हैं। मुस्लिम आबादी से तो किसी की सरकार नहीं बन सकती। चलिए राहुल लाल आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें जो सवाल उठ रहे हैं दरअसल राहुल लाल, वो ये जरूर उठ रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो इसमें समाज के ऊपर इसका गलत असर जाएगा, ये आपके तमाम नेता कहते घूम रहे हैं। लेकिन जब ये जो फतवे जारी हो रहे हैं, जो अपील जारी हो रही है, इससे समाज में गलत असर नहीं जाएगा? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए, कटोगे बटोगे बिल्कुल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा स्लोगन है ये, और इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। 180 से ज्यादा मुस्लिम संगठन फतवे जारी कर रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है? ध्रुवीकरण का बात ही नहीं करना चाहिए कांग्रेस, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि हम एक साथ नहीं रहे तो प्रधानमंत्री कैसे ध्रुवीकरण है राहुल लाल, बताइए। कहीं भी मुसलमानों का पॉपुलेशन 20 या 25% ज्यादा हो गया, उधर क्या हो रहा है सब लोगों को पता है। इसीलिए सेफ होना सब हिंदुओं के लिए आज के दिन में चाहिए। अरे प्रशांत जी सुन लीजिए, फिर खंडन कर दीजिएगा। ठीक है, प्रशांत जी प्रशांत जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं, प्रशांत जी इनकी बात सुन लेते हैं। राहुल लाल जी, ये इस तरफ से दाएं बाएं होकर मत जाइए, सीधे सीधे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए जी। मैं देखिए, बटेंगे तो कटेंगे को मैं मानता हूं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली चीज है, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का प्रयास है। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप है तो मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। मैं एक चीज ये पूछ रहा हूं, पैनल में तमाम यहाँ पे जो है कि तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, 20% वोट शेयर से किसी की सरकार बन सकती है क्या? 20% वोट के लिए कोई 80%? अरे तो इसमें कौन सा इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत है? इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो परेशान है कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। अगर कहीं हिंदुओं का वोट नहीं बटा और एक हो गया तो मुस्लिम प्लस ये जो बांट के लाएंगे तभी तो जीतेंगे। तभी तो दिक्कत है कि अगर कहीं एक तरफा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई लड़ाई तो इसी बात की है, इसमें कौन सा इतना रॉकेट साइंस है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। निखिल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पूरी जाति का जनगणना करा लीजिए, जिसकी संख्या है और आपका जिसका आरक्षण जिस रूप में प्राप्त हुआ है कितना होना चाहिए। कांग्रेस अगर वो एसटी अधिकारों की बात करते हैं, सिविल राइट के अधिकारों की बात करते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 50% का दायरा कम है, भविष्य में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, धार्मिक आधार पर आरक्षण दे नहीं सकते। चलिए आरक्षण की भी बात कर लें। अभी रविशंकर प्रसाद को सुना, मैं चाहूंगा जीएस प्रशांत इस पर रिस्पॉन्ड करें। किस तरह से ये जो आरक्षण वाला मामला आया है, ये सिर्फ तुष्टिकरण का है क्या? जीएस प्रशांत, आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 10% मुस्लिम आरक्षण है, क्या ये सीधे तौर पर
ये नहीं है कि जिन लोगों को SC ST को आरक्षण मिल रहा है उनसे छीनने की बात हो रही है? जरूर ये काम हो रहा है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार थी वो क्या किया था, सब मुसलमानों को कैटेगरी 2B करके 4% दे दिया था। वो भी कैटेगरी 1 में जो रेगुलर बैकवर्ड क्लासेस में भी थोड़ा मुसलमान का आपके बीजेपी सरकार में भी मौजूद था, 1992 से था प्रशांत जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी चुनावों में 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मेरा बात कंप्लीट करने के लिए बोलो। देखो अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 4% ओनली फॉर मुस्लिम्स, मतलब उधर मुस्लिम में 101 जाति रहेगा, उसको नहीं दे रहा था। पसमंदा को नहीं दिया, नडाफ, पिंजारा ऐसा नहीं दे रहा था। जो भी मुसलमान है वो रिलीजन के ऊपर उसको 4% दिया हुआ था। अभी आज सुबह का पेपर में क्या है, जो टेंडर रहेगा पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में उसमें भी मुसलमानों के लिए उसको आरक्षण देना चाहता है। इससे छीनकर SC ST OBC से छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है, क्योंकि उसका वोट बैंक उसी उधर सेफ है। कांग्रेस का सेफ जोन है मुसलमानों का वोट बैंक। इसीलिए हम बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, क्योंकि अगर आप का बात मान लिया तो आपका वोट बैंक से एक ही एक्सीडेंट बताओ। ठीक है, अगर आपका जीएस प्रशांत जी आपकी बात आ गई और दरअसल यही बात कही जा रही है। दरअसल देखिए राहुल लाल जी, जीएस प्रशांत जी, विनोद जी, दरअसल यही बात बार बार कही जा रही है कि इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि ये परेशानी इस नारे से परेशानी। विनोद जी समय समाप्त हो गया है, एक मिनट लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए मजबूरी कितनी है ये तुष्टीकरण की। ये मैं इसलिए इस चीज़ को याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल लाल जी शायद उस चीज़ को अपने समझ लें या अपने नेताओं को बताएं कि केरल में चर्च 1000 से ज़्यादा चर्च संघर्ष में है और उस संघर्ष में 600 परिवार है क्रिश्चियन फैमिली के, वो लोग धरने पे हैं। क्या कांग्रेस के किसी नेताओं का आपने सुना है उस पर बयान? क्या आपने CPM के किसी नेताओं का ये बयान आपने सुना है? तो ये देश आखिर इतनी मजबूर क्यों होते जा रहा है इस वोट बैंक के कारण कि एक ऑर्डिनरी सवाल को लेके वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न रेज किया है, इसी से सारा इशू क्लियर हो जाता है दरअसल। और राहुल लाल, इस बात को आप भी समझ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा जरूर रहे होंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी है डिफेंड करना। बहुत शुक्रिया जीएस प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लाल आपका शुक्रिया और विनोद मिश्रा आपका शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो इस वक्त में हमने आज चर्चा की चुनावी नारों पर घमासान, और ये जो नेताओं के बिगड़े बोल हैं, दरअसल ये बोल अहंकार के बोल हैं। तो जनता निश्चित तौर पर इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, और वोटर भी बहुत खामोश होकर इनको देख रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।